हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 जो कंटिन्यू है, जो अभी तक शिफ्ट हुई हैं उस पर बेस जो अभी तक हमारे पास जो डाटा आया है करीब 90,000 प्लस स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट स्कोर है, आपका सेफ स्कोर है, वो कैटेगरी वाइज क्या होना चाहिए कि आपको टियर 1 क्वालिफाई करके टियर 2 के लिए बिल्कुल अभी से लग जाइए। तो आज इस वीडियो में हम एनालिसिस के थ्रू बेस्ड ऑन डाटा आपको एनालिसिस करके दिखाने वाले हैं और आपका मार्क्स क्या होना चाहिए टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा रहा था आपने कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ रही थी। क्या उस बार भी कट ऑफ ऐसा ही रहेगी? इस बार भी ऐसा होने वाला है क्या? क्या हाई मेरिट जाएगी टियर 1 की भी? तो क्या इस बार कुछ चेंज देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या डाउन जाएगी या नहीं जाएगी? तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। वो सारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको एनालिसिस करके बताएंगे ताकि आपका भी क्लियर हो जाए पूरा जवाब। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने सीजीएल 2020 में मैंने क्वालिफाई किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ कि सिलेक्शन तो मेरा नहीं हो पाया था, वो शेयर मैं करूँगा आपके साथ क्यों नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। वो लास्ट में हुआ था, लेकिन क्वालिफाई मैंने किया था। कैसे सारी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपका जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कट ऑफ का एनालिसिस का, मैंने आप इस वीडियो के अंदर आपको देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्योंकि 2022 वाला टियर 1 का, 2022 का आप टियर 1 का देखेंगे, ठीक है, ये टियर 1 का है, ठीक है, टियर 1 का। तो इसमें आप देखेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर देखें नेचुरल की रही है कितनी, 157, ठीक है, 157, ठीक है। और एससी कैटेगरी के देखेंगे 135, एसटी में 125, यानी किसी भी नहीं सोचा था। देखिए पैटर्न तो उसी बार से 2022 से ही चेंज है, ठीक है। पैटर्न तो उस बार भी चेंज है, इस बार भी सेम पैटर्न है, जो पिछली बार रहा है वही पैटर्न सेम है। लेकिन जो कट ऑफ का डिफरेंस होगा इस बार कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस तो होने ही वाला है, ठीक है। तो कहीं ये चीज़ें देखेंगे आपकी जो कैंडिडेट्स अवेलेबल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम इतनी कट ऑफ रही है, तो यहाँ पर देख पाएंगे वो टोटल दिया हुआ है। तो किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी 2022 में। तो इस बार भी उन लोगों ने उसी प्रकार से जो है मेहनत भी की है, और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ को लेकर के मानना भी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, क्या इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, पिछली बार से इतना ज़्यादा इस बार नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। वो कैसे, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डाटा जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इस पर स्टार्ट किया तो अगर आप एवरेज देखेंगे 45 टू 55 मार्क, सॉरी ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस जो है यानी 65% स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर 45 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो। लेकिन इनमें से जरूरी नहीं है कि सभी लोग सही होंगे, काफ़ी लोग रॉन्ग भी यहाँ पर अभी वोटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आफ्टर आंसर की, वो सारी हकीकत सामने आ जाती है। मैंने बहुत बार देखा है, और आज नहीं कई सालों से मैं एनालिसिस करते आया हूँ, ठीक है, चीज़ों को, और समझ भी लिया है कि आफ्टर आंसर की जो अगर इस बार जो बता रहे हैं कि हमारे या फिर हमने 67 अटैम्प्ट किया है क्वेश्चंस को, ये ध्यान रखो जो एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं 67 हमने बिल्कुल राइट अटैम्प्ट किया है। लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं वही जो है देख लेना कि 55 पर भी आ जाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखो 20% ऐसे जो 70 से 80 अटैम्प्ट करने की बात करें कि हमने इतना अटैम्प्ट किया है, बिल्कुल राइट अटैम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, इनका ये कहना है। लेकिन आंसर की के बाद ही सारी सच्चाई आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से इस बार पैटर्न रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से इसका लेवल रहा है एग्जाम का, उस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार, ध्यान रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कई सीजीएल 2022 वाला देखेंगे, सीएचएसएल देखेंगे, तो इन सारी जगहों पर जो सेलेक्ट, इनको लगता है कि हम सेलेक्ट है बिल्कुल, कहीं ना कहीं एग्जाम तो भले ही दे जाएं लेकिन वो सेलेक्ट इसमें जो है वो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो कट ऑफ तो कम ही जाएगी, बस इतना ही है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नहीं तो सिलेक्शन तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट का हो, ठीक है। आज नहीं तो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो कभी अगर लागू हो जाती है वेटिंग लिस्ट, इसमें लग जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा लोगों को। कम से कम ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक मेरिट आएगी, फिर सेकंड मेरिट फिर से आएगी, जब वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो उसमें फिर से सिलेक्शन होगा, लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है। उनका सिलेक्शन भी होगा जिनका सपना होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार उनको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। हालांकि वो एसएससी पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है। जैसे एमटीएस के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है कि एसएससी पे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए चीज़ें होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए,
ठीक है। बाकी चलिए उस वो थोड़ा सा पैटर्न अलग है, वो सारी बातें अलग है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की उसकी बात हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं इसमें बता दूं, अगर आप एवरेज अगर स्कोर की मैं बात करूं, इसमें सब कुछ हटा करके, तो इसमें अटैम्प्ट कितना हो रहा है, बिल्कुल एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, कि 45 टू 50 के आसपास जो है एक एवरेज स्कोर लोगों के आ रहे हैं। एवरेज में बात कर रहा हूँ, ना कि ये कह रहा हूँ कि सभी के ऐसा हो सकता है, एवरेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अनुसार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं आपको बता दूं, ये क्राइटेरिया देखेंगे क्योंकि देखिए हमें अब प्रीवियस ईयर का 2022 वाला जो टियर 1 का कट ऑफ है उसको लेकर के टारगेट स्कोर होना चाहिए। तो ये कुछ टारगेट स्कोर है, इतना हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम अनरिजर्व्ड में 149 टू 150 के आसपास, ओबीसी 143 टू 145, ईडब्ल्यूएस में 143, एससी में 128 से 130, एसटी में 160 से 190 के आसपास होना चाहिए, 119, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन में 93 टू 95, ओएच कैंडिडेट्स में 150 टू 1 जो है 17 होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि जो एचएच कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए 82 प्लस, और बीएच कैंडिडेट्स के लिए 130 प्लस, और जो पीडब्ल्यू अदर होते हैं इनके 72 से 75 के आसपास, ठीक है। ये हमने आपको टीयर 2 के लिए बताया। अब टीयर 2 मतलब कि आप जो है टीयर 2 के लिए बिल्कुल आप सेफ हो, टीयर 2 के लिए बिल्कुल आप सेफ हो अगर इतने मार्क्स आएंगे तो, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट क्या करना है, जो उस बार आपने यहाँ पर पैटर्न देखा, ठीक है, ये जहाँ पर ये चीज़ें देखी आपने, इसके अनुसार आपको टारगेट लेकर के चलना है कम से कम इतने मार्क्स के लिए। लेकिन आपको गलत अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपके अगर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा बिल्कुल सही अपने कैटेगरी के हिसाब से समझ लीजिए जो मैंने दिखाया, तो आप उस हिसाब से टारगेट लेकर के चलेंगे, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको लगता है कि हमें गलत अटैम्प्ट करें तो बिल्कुल गलत मत टच करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी गलत ट्राई मत करना, एक भी ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना। अगर एलिमिनेशन मेथड लग जाता है आपका, ठीक, एलिमिनेशन से अगर आपको लगता है कि 102 ऑप्शन हमारे डाउट हैं तो आप गेस कर सकते हैं, बाकी ऐसे बिल्कुल टच मत करना क्योंकि फिर वहाँ से ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हुआ, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और अब बात आती है कि हम लोगों का जो क्लियर डाटा है उस पर बेस अगर हम बात करें कि फाइनल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, कि आप फाइनल सिलेक्शन तो आपको पता है कि भाई टीयर 2 से ही सारी चीज़ें मेरिट बनेगी, तो टीयर 2 से बनेगी, ठीक है। जो हमारा मेन सिलेक्शन होता है टीयर 2 से ही मेरिट बनने वाली है। तो देखिए जो भी है टीयर 2 से ठीक है, लेकिन आपको बताया कि भाई प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सेम पैटर्न पे इस बार कोई चेंज भी नहीं है। तो आपको जो मैंने बताई अभी तक, जो मार्क्स मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बिल्कुल अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू कर लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मैंने जो टारगेट स्कोर बताया वो करना ही करना है, और आप सभी को टीयर 2 के लिए लग जाना है। अगर जिनको लगता है कि हमारा मार्क्स इतना है तो टीयर 2 के लिए बिल्कुल आप लोग लग जाइए, ठीक है, क्योंकि समय फिर नहीं मिल पाता है तो समस्या बढ़ जाती है आप सभी के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि देखिए ना, CHSL की मैं बात करूँ, चाहे वो MTS की बात करूँ, किसी भी बात करूँ, कहीं ना कहीं जो पैटर्न है सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन सब कुछ सेम है। अगर लेवल की बात करूँ तो लेवल भी MTS का भी लेवल CGL मान के चल रहा हूँ। आप लोग खुद देखे होंगे कि MTS भी CGL है। अगर जो MTS क्रैक कर सकता है तो वो CGL भी क्रैक कर सकता है, ये चीज़ मान के चलो। ये कह रहा हूँ कि केवल हो सकता है कि 5% का डिफरेंस देखने को मिले क्वेश्चन के लेवल में, नहीं सब कुछ सेम है भाई। MTS भी अगर जिन्होंने क्रैक कर लिया वो CGL क्वालिफाई कर लेगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। भले ही लोग कहते हैं कि अगर CGL क्वालिफाई करता है तो MTS उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि MTS क्वालिफाई करने वाला भी CGL क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल स्टेजेस का डिफरेंस होता है। और लेवल कहीं हद तक बात कर, मैंने बताया कि डिफरेंस होगा तो 5% का, नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, और कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर आपको ध्यान से समझना भी चाहिए। और इसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, कि आपको इस बार जो सीटें हैं क्या खाली रह पाएंगी या फिर आपका वेटिंग लिस्ट होगा या नहीं होगा। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की वजह से काफ़ी अच्छा जो है सिलेक्शन देखने को मिल सकता है लोगों का। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब वेटिंग लिस्ट नहीं होती है उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जितने स्टूडेंट्स लिए होते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उतने स्टूडेंट्स को तो भर लिया जाता है, ठीक है, भर तो लिया जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उतने लोगों का रिजल्ट दे दिया जाता है। अब उनमें से मान लीजिए कि अगर 12,000 वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर 12,000 वैकेंसी है
तो 12,000 वैकेंसी में क्या होता है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं होती है तो 12,000 वैकेंसी वो फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट कर देंगे। अब 12,000 में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेलेक्ट रहे होंगे, जो CGL भी क्वालिफाई कर चुके होंगे, कोई MTS करा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, अगर CHSL क्वालिफाई कोई कर रहा है और CGL भी उसका क्वालिफाई हो चुका है, तो वो CGL को जो है सॉरी ज्वाइन करेगा, ठीक है, ना कि वो जो है आपका CHSL ज्वाइन करेगा। यह जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं वो सीट खाली रह जाएगी, और वो सीट खाली रह जाएगी तो कोई मतलब नहीं कि फिर आपको मिलने वाली नहीं है, तो किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, वो फिर अगली वैकेंसी में नेक्स्ट ईयर वो ऐड होकर के आएगी। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट होने पर फ़ायदा ये होता है कि जो सीटें खाली होती हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के बाद, जिनका सिलेक्शन होना होता है हो जाता है, जिनको ज्वाइन लेनी होती है ज्वाइनिंग ले लेता है, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में बचता है, जो सीटें खाली रह जाती हैं, उनको वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डाला जाता है, उनका सिलेक्शन फिर वेटिंग लिस्ट के थ्रू कर लिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें SSC को करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट की, सभी की ये डिमांड है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। सभी में ऐसा होता है, केवल SSC ही ऐसा है जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो लागू करना चाहिए जहाँ तक सभी का मानना है। ठीक है, बहुत अच्छा है ऐसा हो जाए तो। बाकी चलिए SSC क्या करता है, हम लोगों की बात भाई मानता है या नहीं मानता है कि हम लोगों को कहने से क्या होगा, लेकिन आप सभी अगर प्रयास करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें लागू होना ज़रूरी है, होना भी चाहिए। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।